हेलो एंड वेलकम टू कोड विद चेरी। आज हम देखने जा रहे हैं ASP.NET कोड का हार्ट, दिल, यानी program.cs फाइल। ये फाइल आपके API प्रोजेक्ट का बेसिकली एंट्री पॉइंट होती है जहाँ से आपकी ऐप रन होती है। इसी क्लास में आपकी सर्विसेज रजिस्टर होती हैं, मिडलवेयर्स कॉन्फ़िगर किए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसी मेन क्लास में होती है। आपकी पूरी एप्लीकेशन का फ्लो दरअसल इसी क्लास से होकर गुजरता है, program.cs। अगर आप .NET 5 से माइग्रेट हो रहे हैं तो आपको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, जैसे टॉप लेवल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, जिससे आपको मेन मेथड और विदाउट मेन मेथड काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और यहाँ पर आपको .NET 5 के बाद से जो वर्जन आए हैं उस पर आपको startup.cs क्लास देखने को नहीं मिलती। तो बेसिकली program.cs क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए कि program.cs फाइल आपके हर .NET कोर एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। इस फाइल के अंदर आप डिफ़ाइन करते हैं एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशंस, जो कि इस पोर्शन में की जाती है। जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ाइन करी हुई है, एक कंट्रोलर रजिस्टर हुआ हुआ है, राइट। सर्विसेज रजिस्टर्स होती हैं, मिडलवेयर्स की पाइपलाइन बनाई जाती है यहाँ। यानी ये एक पूरी की पूरी फाइल ही दरअसल आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यानी सर्विसेज, मिडलवेयर्स, इन सब चीज़ों की पूरी कॉन्फ़िगरेशन डाली जाती है program.cs में। वेल ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन योर नीड कि आपको किस तरह का काम है तो उस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। बट डोंट वरी, हम सारी चीज़ें समझेंगे कि किस किस तरह की इसमें कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, राइट। तो मिडलवेयर पाइपलाइन भी इसमें डाली जाती है, जिसमें राउटिंग आ जाता है, ऑथेंटिकेशन हो जाता है, लॉगिंग हो जाती है, बिल्ट इन मिडलवेयर्स मिलते हैं। देखिए ये मिडलवेयर सारे बिल्ट इन हैं, ये मेरे नहीं हैं। ये बिल्ट इन एक आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए कुछ बिल्ट इन मिडलवेयर्स माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड करे हैं। ये तो आपको चाहिए ही चाहिए आपकी वेब एप्लीकेशन, वेब एपीआई बनाने के लिए। लेकिन इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि बिल्ट इन ही मिडलवेयर्स हों, आप अपने कस्टम भी बना सकते हैं। ये वो बिल्ट इन है जिनको आपको यूज़ करना ही है, राइट। लेकिन इनके अलावा आपकी अपनी कस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप मिडलवेयर्स, कस्टम मिडलवेयर्स बना सकते हैं। तो .NET 6 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने startup.cs क्लास को हाइड कर दिया है और सब कुछ इसी program.cs में मर्ज कर दिया है, जिससे चीज़ें और क्लीन एंड मेंटेन हो गई हैं। अब आपको स्टार्टअप मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपको program.cs में कुछ अलग कोड लिखना है, startup.cs में अलग कोड लिखना है, फिर इन दोनों क्लास को आपस में मर्ज करना है। माइक्रोसॉफ्ट ने वो सारी डिपेंडेंसीज ख़त्म कर दी हैं। अब इसको और क्लीन और रोबस्ट और बेहतर बना दिया है, जस्ट एक ही फाइल को यूज़ करके, विच इज़ program.cs। टॉप लेवल स्टेटमेंट देखें, .NET 5 के वर्जन तक ना आप ऐसे नहीं कर सकते थे काम। आपके पास जो program.cs होती थी ना, उसमें आपका एक मेन मेथड हुआ करता था और फिर उस मेन मेथड के अंदर आपको अपनी startup.cs का रेफरेंस देना पड़ता था। तो अब क्या हुआ, अब टॉप लेवल स्टेटमेंट का ऑप्शन हमें .NET 6 अवेलेबल हो गया। अब आपको इसमें मेन मेथड एक्सप्लिसिटली लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधा अपना कोड लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कोड, ये बगैर मेन मेथड के लिखा हुआ है कोड, राइट। देखें इस कोड के पीछे ना बेसिकली आपका CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो होता है ना, जो जो आपकी एप्लीकेशन, आपने जो कोड लिखा दरअसल इसके पीछे CLR होता है। आपके कोड को कन्वर्ट किया जाता है एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, जिसको मशीन समझ सके। तो ये काम जो हमारा कंपाइलर करता है वो CLR की मदद से करता है, जिसे हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो ये कोड जब आपका CLR की मदद से कन्वर्ट होगा तो उसमें सबसे पहले मेन मेथड बनाया जाता है ऑटोमेटिकली। यानी अब हमें एक्सप्लिसिट मेन मेथड बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जब प्रोग्राम कंपाइल होता है ना, जब मैं इसको रन करता हूँ, तो बिहाइंड द सीन उस पर एक मेन मेथड बनता है और उसके अंदर ये सारे कोड आते हैं। यानी कोड चलने की लॉजिक में तो है मेन मेथड, बस अब हम कोड क्योंकि लिख रहे हैं तो अब हमें ज़रूरत नहीं है मेन मेथड की, राइट। तो अब हमारे पास बेसिकली चॉइस है कि हमें एक्सप्लिसिटली मेन मेथड लिखना है या नहीं लिखना। ये सब काम हो रहा है टॉप लेवल स्टेटमेंट की मदद से, जिसे हम प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, जिसे हम चेक या अनचेक कर सकते हैं। अगर हम टॉप लेवल स्टेटमेंट को चेक कर देते हैं तो इसका मतलब है हमें मेन मेथड नहीं चाहिए, और अगर हम अनचेक कर देते हैं तो हमें मेन मेथड चाहिए। इस तरह से है ये। नाउ देखें, ये मेरे पास बेसिकली एक कोड है जो कि एक बिल्डर बनाता है। यानी क्रिएट बिल्डर दरअसल मेरे पास वेब एप्लीकेशन बिल्डर का इंस्टेंस मुझे देता है। तो इट मीन्स ये वेरिएबल आपका बेसिकली वेब एप्लीकेशन बिल्डर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो ये वेब एप्लीकेशन बिल्डर जो बनता है, इसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशंस बहुत सारी हो जाती हैं।
लॉगिंग हो सकती है, सर्विसेज रजिस्टर हो सकती हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं एक कंट्रोलर नामी सर्विस रजिस्टर हो रही है, ये सर्विसेज हैं, ये रजिस्टर हो रही हैं, सही है। लॉगिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। क्या क्या होता है, सर्विस रजिस्टर कैसे होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, मिडिलवेयर पाइपलाइन, सर्विस रजिस्ट्रेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन हम डिटेल में समझेंगे इन फ्यूचर। नाउ फॉर द टाइम बिंग आप ये समझिए कि ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स ऑटोमेटिकली रजिस्टर होती हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से अप्लाइड होती हैं। यानी मैंने बस जस्ट इतना कोड लिखा, तो इस कोड के नतीजे में भी ड्यू टू दिस कोड बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाती हैं, जिनमें मेरे पास ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन आती है। जैसा आप देख सकते हैं कि ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन है, इसके अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वर्जन है आपके पास, ये डेवलपमेंट है। इवन मैं इसके प्रोडक्शन स्टेजिंग एनवायरनमेंट के ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन भी बना सकता हूँ। ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ रजिस्टर हो जाती हैं, मुझे एक्स्ट्रा कुछ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यहाँ रजिस्टर हो जाते हैं, कुछ डिपेंडेंसी इंजेक्शन की डिफ़ॉल्ट सर्विसेज भी रजिस्टर हो जाती हैं। देखें यहाँ मैं जो सर्विस जो रजिस्टर करा रहा हूँ ना, ये डिफ़ॉल्ट सर्विस नहीं है, ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम चाहिए, उसके नतीजे में माइक्रोसॉफ्ट ने या डॉट नेट टीम ने हमें ये बेसिकली ये कोड दिया है बेसिकली कि अगर आप इन सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं तो आपने ये कोड पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये देखें, कंट्रोलर्स हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डॉट नेट 6 के बाद से हमारे पास एक मिनिमल एपीआईज़ का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। हो सकता है किसी शख्स की रिक्वायरमेंट मिनिमल एपीआईज़ हो, कंट्रोलर्स ना हो, राइट। तो जो प्रोजेक्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट से हट के जो रिक्वायरमेंट है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बेसिक कुछ कोड यहाँ लिखना पड़ता है, जिससे वो सर्विस रजिस्टर होती है। लेकिन जो सर्विस आपकी ये कोड से रजिस्टर हो रही है ना, ये आपके हर प्रोजेक्ट की बेसिक नीड है। चाहे मिनिमल एपीआई का प्रोजेक्ट हो, चाहे एमवीसी का प्रोजेक्ट हो, चाहे ब्लेजर का प्रोजेक्ट हो, चाहे एपीआई का प्रोजेक्ट हो, राइट। ये कोड कुछ बेसिक सर्विसेज तो रजिस्टर करता ही करता है, जिसमें आपकी आई कॉन्फ़िगरेशन आ जाती हैं, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट आ जाता है, आई लॉगर आ जाता है, आई सर्विस प्रोवाइडर आ जाता है, आई एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट अगर मैन्युअली ऐड किया हो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स में तो वगैरह वो सर्विसेज भी आ जाती हैं, राइट। और इनके अलावा और बहुत सारी चीज़ें रजिस्टर हो सकती हैं। अगेन डोंट वरी, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है। कुछ सर्विसेज डिफ़ॉल्ट वे में रजिस्टर होती हैं, कुछ आपको बिल्ट इन रजिस्टर करनी पड़ती हैं, और फिर उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन बिल्ड करनी पड़ती है। यानी जितनी सर्विसेज डिफ़ॉल्ट तो देखें सारी यहाँ रजिस्टर हो गई, लेकिन जितनी आपकी कस्टम सर्विसेज जो आपको रजिस्टर करनी है ना, वो सब आपको इस ऐप वेरिएबल से पहले पहले रजिस्टर करनी है, क्योंकि उसके बाद देखें हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होती है और उससे एक मिडिलवेयर पाइपलाइन वजूद में आती है, जिसे हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। आपके हर मिडिलवेयर इसी टाइप से निकलते हैं, और उनकी अपनी खुद की टाइप तो आई एप्लीकेशन बिल्डर है, लेकिन निकलते वो इस वेब एप्लीकेशन टाइप से हैं। मिडिलवेयर पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करना। मिडिलवेयर वो चीज़ें होती हैं जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दरमियान काम करती हैं। भाई किसी ने अगर ब्राउज़र से या क्लाइंट से किसी ने रिक्वेस्ट भेजी, तो वो जब मेरे इस बैकएंड पे आएगी तो वो एज रिक्वेस्ट कंसिडर की जाएगी। फिर उस रिक्वेस्ट को लेके हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और उससे जो डेटा वापस हमारे सर्वर पे या क्लाइंट पे जाएगा वो रिस्पॉन्स है। यानी क्लाइंट से आने वाली चीज़ जो सर्वर पे आ रही है उसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं, और सर्वर से जो क्लाइंट पे चीज़ जा रही होती है उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं, राइट। मिडिलवेयर पाइपलाइन में ऑर्डरिंग बहुत ज़रूरी है। यानी अगर ये देखें डिफ़ॉल्ट वे में जो ये कोड दिया है हमें डॉट नेट ने, ये इसी ऑर्डर में होना चाहिए। इवन हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, और मैं अगर कोई कस्टम इसमें ऑथेंटिकेशन भी डालना चाहूँ तो देखिए मैंने इसमें एक मिडिलवेयर और ऐड किया है, यूज़ ऑथेंटिकेशन। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी पोजीशन बहुत मैटर कर, ये नहीं कर सकता मैं कि मैं ऐसी पोजीशन चेंज कर दूँ। ऑथेंटिकेशन ऊपर है, ऑथराइजेशन नीचे है, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं ऑथराइजेशन ऊपर कर दूं और ऑथेंटिकेशन नीचे कर दूं, नहीं। प्रोग्राम या एप्लीकेशन या मेरा ये सॉफ्टवेयर सही परफॉर्म नहीं करेगा। तो मिडिलवेयर की पोजीशंस बहुत मैटर करती है, सही है। डोंट वरी, हम अगेन ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि इनके पोजीशन क्या हैं, हमें कैसे सीखना है, हमें कैसे पता चलेगा, ये सब हम अपनी इस प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। तो बस बेसिकली इतना समझ लीजिए कि मिडिलवेयर पाइपलाइन में कुछ कोड होता है, उस कोड को सीक्वेंस में ही फॉलो करना ज़रूरी है। आप यहाँ जब सर्विसेज रजिस्टर करते हैं तो सर्विसेज तो आप अपनी मर्ज़ी से रजिस्टर कर सकते हैं, कुछ भी ऊपर लिख दें, कुछ भी नीचे लिख दें सर्विस, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन है उसका आपका बेसिकली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स से कोई लिंक नहीं है। लेकिन ये जो मिडिलवेयर पाइपलाइन है ना, इसका बेसिकली आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से लिंक है, तो इसीलिए इसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। नाउ देखें, एक बेसिकली क्लीन कोड प्रैक्टिस भी है। अगर आप प्रोग्राम डॉट सी एस यूज़ कर रहे हैं, जाहिर है डॉट नेट 6 के बाद से आप प्रोग्राम डॉट सी एस हो गई है,
तो मैं अपना सारा कोड यहाँ लिख सकता हूँ। देखें अभी तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन होती है ना, उनके कोड इतने ज़्यादा होते हैं कि वो हो सकता है प्रोग्राम डॉट सी एस उनकी 4-4 या 5-5 हज़ार लाइनों पे चली जाए। यानी इतना ज़्यादा कोड बेस हो सकता है, या इवन इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आप खुद अब आप इमेजिन करें, अगर इतना ज़्यादा कोड हो रहा है तो प्रोग्राम डॉट सी एस क्योंकि एक फ़ाइल है और इसी में कोड लिखना है, तो आप इमेजिन करें ये कि इसका कोड कितना कॉम्प्लेक्स और कितना मैसी कोड हो जाएगा, यानी काफ़ी गंदा कोड हो जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम इन टाइप्स के कुछ एक्सटेंशन मेथड्स बनाएं, और उन एक्सटेंशन मेथड्स में हम अपने मिडलवेयर डालें, सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर लें, और बस यहाँ उनको जिससे हमारा कोड या हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस मेंटेन रहेगी, क्लीन रहेगी। सही। तो सर्विसेज के या मिडलवेयर के एक्सटेंशन मेथड्स बना के कोड क्लीन वे में यूज़ कर सकते हैं हम। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल कितनी पावरफुल और सेंट्रल होती है ए एस पी डॉट नेट कोड प्रोजेक्ट में। अगर आपने अब तक स्टार्टअप डॉट सी एस यूज़ किया था, तो अब नए पैटर्न में आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, टॉप लेवल स्टेटमेंट का इजाफा है, मिनिमल एपीआईज़ का इजाफा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लीन है, रोबस्ट है और बहुत पावरफुल है। लेकिन उसकी क्लीननेस को मेंटेन करने के लिए होप बेटर वे तो यही है, बेटर अप्रोच यही है कि आप एक्सटेंशन मेथड्स बनाएं जिससे कोड क्लीन रहेगा, अच्छा रहेगा। सही है ना? तो ये थी बेसिकली हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस का थोड़ा ओवरव्यू दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। पीस।